Attitude is a choice, happiness is a choice, optimism is a choice, kindness is a choice, giving is a choice, respect is choice, whatever choice you make makes you. So choose wisely. तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि हर कोई लाइफ में जो डिसीजन आप लेते हैं वो आपकी खुद की ही चॉइस होती है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको वो सही पाथ को चूज करना है या नेगेटिव पाथ को चूज करना है. सो चूज वाइजली, राइट. तो जो बेस्ट सबके हित में हो, सबसे ज़्यादा आपके इंटरेस्ट में भी अगर हो, तो चूज दैट थिंग वाइजली, राइट. टू बिगिन विद आज की टॉप न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि साइमल्टेनियस पोल्स पॉसिबल. तो यहाँ पर जो अब लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से क्या इसके ऊपर बात की गई है कि इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, क्या उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, क्या चीज़ों को कोट किया है, इसको डिस्कस करेंगे. एंड इफेक्टिव सेंसरशिप ऑन द इंटरनेट लगाने की बात की है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने. क्या ये है पूरा का पूरा मुद्दा, उसको डिस्कस करेंगे. एंड जापान विल पे अ पेनफुल प्राइस, चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, क्यों आई है उसको भी डिस्कस करेंगे. देन और एक्स्ट्रा न्यूज़ क्या क्या डिस्कस करेंगे कि आईएमएफ ने सी ग्रेड फॉर इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स क्यों दिया है. एंड यमुना वाटर जो है कहाँ पे रीडायरेक्ट होने वाला है. इंडिया और इंडोनेशिया की ब्रह्मोस डील कैसी रही एंड क्या क्या चीज़ें आगे आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड हो सकती हैं. आरबीआई का जो ट्रेड रिलीफ स्टेप्स है वो टेम्पररी इफेक्ट्स होंगे उसके. देन 6 कम्युनिटीज टू बी ग्रांटेड एसटी स्टेटस इन असम. तो असम की जो अभी आप कह सकते हो कि असेंबली है उसमें ये टेबल किया जाना है इस चीज़ को. बट अभी जो कमिटी थी उसके बेसिस पे इसके अकॉर्डिंगली 6 ऐसी जो आप कह सकते हो ट्राइब्स या कम्युनिटीज है स्पेसिफिकली, उनको ट्राइबल स्टेटस दी जाने की बात की जा रही है. देन साइक्लोन दितवा, स्काई रूट्स फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया जाना है. देन असम टू बैन पॉलीगमी एंड सेंट्रल लॉज फॉर द डिसेबिलिटीज़ के साथ जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लिए है उनको भी यहाँ पर प्रपोज किया गया है, क्या है डिस्कस करेंगे. एंड पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड एसेट्स लॉन्च किया जाना है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा. आर्मी टू बिकम फ्यूचर रेडी फोर्स, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि 3 से 4 ऐसे पिलर्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, उसके बेसिस पे डिस्कशन करेंगे. देन आईएमएफ का जो नोशन है वो रिजेक्ट क्यों किया है इंडियन गवर्नमेंट ने. देन स्कीम फॉर टेक्सटाइल रिसर्च और इजराइल ने लॉन्च क्यों किए हैं साउथ लेबनान के अंदर स्ट्राइक्स. तो सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. वेलकम टू स्लीपी क्लासेस. तो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आज द हिंदू से ही एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फॉर द डेट ऑफ 28 नवंबर 2025. तो पहले आपकी न्यूज़ क्या कहती है, आईएमएफ गिव्स सी ग्रेड फॉर द इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स. तो अब ये इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स किस चीज़ को दर्शाते हैं. इन सिंपल टर्म्स ये इंडिया के जीडीपी के मेजर करने के लिए जो भी अकाउंट्स या कोई भी ऐसे सिस्टम को यूज़ किया जाता है उसको दर्शाते हैं. ओवरऑल अगर आप देखोगे हमें सी ग्रेड दिया गया है. अब ये सी ग्रेड क्यों दिया गया है उसके पीछे की रीज़न डिस्कस करेंगे. आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है. उन्होंने अपनी ईयरली असेसमेंट के बेसिस पे जो रिपोर्ट निकाली है उसके अकॉर्डिंगली ओवरऑल उन्होंने इंडिया को सी ग्रेड दिया है. सी ग्रेड देने के पीछे उन्होंने 2 से 3 रीजन जो है वो स्पेसिफिकली दिए हैं. पहला रीजन उन्होंने क्या दिया है कि बेस ईयर आपका बहुत ज़्यादा पुराना है. 2011 और 12 को बेस ईयर लेकर चलना इस टाइम पे बिल्कुल भी सही नहीं है. दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि जो जीडीपी को मेजर करने का आइडिया है इंडियन गवर्नमेंट का, अब हमारे पास 2 से 3 मेथड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम जीडीपी को मेजर करते हैं. उनमें से उन्होंने बोला कि आप स्पेसिफिकली क्यों इनकम मेथड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो सॉरी, इनकम मेथड के ऊपर सोलली डिपेंडेंट क्यों रहते हो. क्या बाकी दोनों मेथड्स को, जहाँ पर हम एक्सपेंडिचर मेथड की भी अगर बात कर रहे हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ों को हम जो है हमारी बैलेंस शीट टैली करती ही नहीं है. तो हम सोलली इनकम मेथड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं जो कि हमें फुल पिक्चर दिखाने में नहीं दिखता है या फुल पिक्चर हमें नहीं दिखाता है सोलली. ठीक है, तो उसके बेसिस पे अब जो अकाउंट्स हैं जिनके बेसिस पे क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी या किस तरीके से रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है उसके बारे में हमें नहीं पता लगता कि एक्चुअल में जीडीपी इंडिया की क्या जा रही है. तो डिस्क्रिपेंसीज एंड इवन की टेम्पररीली आप कह सकते हो कि चीज़ें कुछ मेजर्ड यहाँ पर जो है नहीं की गई हैं या फुल पिक्चर वो चीज़ें नहीं बताती हैं. तीसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली विद रिस्पेक्ट टू WPI कि WPI का अब कोई आइडिया ही नहीं रह गया है. एंड WPI को अगर हम यूज़ करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बट ये आपकी फुल लिस्ट ऑफ कमोडिटीज़ को यहाँ पर यूज़ नहीं करती हैं. एंड आपको सिर्फ और सिर्फ WPI के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए क्योंकि WPI में एक जो स्पेसिफिक सेट ऑफ बास्केट है उसको अगर आप यूज़ भी करते हो, ठीक है, बट वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट पिक्चर तो नहीं दे रहा है. कोई नई नई ऐसी चीज़ें जो है वो भी आ रही हैं. इनफॉर्मल सेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो चुका है एंड इनफॉर्मल सेक्टर में ही हम देख रहे हैं कि लोग आजकल ज़्यादा काम कर रहे हैं. तो आप उस इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड जो भी इनकम को जनरेट किया जा रहा है या जो भी प्रोडक्शन की जा रही है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि WPI का हिस्सा होनी चाहिए थी, उसको आप इंक्लूड ही नहीं करते. WPI को आपको रिप्लेस करके यहाँ पर क्या करना चाहिए कि आपका एक खुद का इंडेक्स होना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर द इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर आपका ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिस वजह से आपको ओवरऑल देखो तो कंप्लीट पिक्चर देखने को मिल सकती है. इन तीनों के बेसिस पे सी ग्रेड जो है वो दिया जा रहा था.
ठीक है। बट एक फायदा भी उन्होंने ये बताया कि हम मेजर क्या कर रहे हैं, जो कि चौथा पॉइंट है, जो कि एक बेनिफिट है कि सीपीआई का डेटा आप यूज करते हो। कि सीपीआई जो है आपकी कंज्यूमर किस चीज के ऊपर खर्च रहा है वो पता लग रहा है। बट उन्होंने इसमें भी एक ड्रॉबैक निकाला, उन्होंने यही चीज बोली यहाँ पर कि सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है आपको खुद देखना चाहिए। एंड रिपीटेडली मैं आपको ये चीज पहले भी बोलते आई हूँ, जो कि अब यहाँ पर IMF ने फाइनली इसके ऊपर एक ग्रीन जो है सिग्नल दे दिया है। उन्होंने बोला कि सीपीआई जो है कॉन्स्टेंटली आप नोट जरूर करते हो, हर महीने WPI या सीपीआई का जो डेटा आपके पास आता रहता है, जो कि इनफ डेटा है, जो कि आपके कंज्यूमर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। तो उन्हीं कंज्यूमर पैटर्न्स को पिछले कुछ महीने से अगर हम नोटिस करें तो आप ये देखो कि कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है, उसका खर्चा जो है, जो उसकी कंजम्पशन है, बीट किसी भी तरह की गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसके ऊपर जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो मतलब जो आपकी सीपीआई की बास्केट है उसकी अब डिमांड जो है या उसके बेसिस पे कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर ही नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका सीपीआई तो डाउन जाएगा ही। तो आपको ये सीपीआई में जो बास्केट ऑफ गुड्स है जो आपने रखे हुए उसके अंदर चेंज करने की जरूरत है बेस्ड ऑन द चेंज्ड कंज्यूमर पैटर्न्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमें और सेट ऑफ कैटेगरीज इंक्लूड करनी पड़ेंगी। इसी के बेसिस पे सीपीआई को हम यूज कर रहे हैं कि काफी इंफॉर्मेशन इससे हमें मिल जाती है, उसके बेसिस पे बी ग्रेड दिया गया। तो लोएस्ट ग्रेड जो है वो डी ग्रेड था एंड सेकंड लोएस्ट इंडिया को ओवरऑल रैंकिंग्स में यहाँ पर दिया गया सी ग्रेड। ठीक है, सिंपल सी आपकी न्यूज थी। देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ IMF। पहली स्टेटमेंट है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ IMF। सेकंड, देयर वर ओरिजिनली 30 मेंबर्स इन द IMF। Which of the statements above is or are correct? Sorry. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है अब आपको पता है ग्रेट डिप्रेशन आता है इन द ईयर ऑफ 1930। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो कि सडनली रिसेशन आ जाता है, भुखमरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद प्लेग वाला सिचुएशन भी हम देखने को मिलता है। तो उसके बाद आप देखोगे कि World War I के बाद World War II भी शुरू हो जाती है 1939 के अंदर। सो फाइनली ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट की जाती है इन द ईयर ऑफ 1944। जुलाई 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंडर IMF का आइडिया जो है वो प्रपोज किया जाता है एंड फाइनली 40+ नेशंस, टू बी एग्जैक्ट तो 44 नेशंस जो हैं वो ओरिजिनली जब फंक्शनिंग शुरू हुई IMF की मार्च 1947 के अंदर, तो टोटल अब मेंबरशिप जो है एट 40 शुरू की गई थी, बट 44 मेंबर्स भी टू बी एट एग्जैक्ट अगर हम देखें ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के हिसाब से तो वो मेंबर्स थे। ठीक है, तो उसके बाद आप कह सकते हो कि जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है उसके बाद IMF की जो है स्थापना की गई थी। एंड मेजरली आइडिया क्या था कि जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं यहाँ पर फॉर द प्रोडक्शन या अब ऐसे चेक रखने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन जो है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी एग्जिस्टेंस जरूरी है, जैसे कि हमने यूनाइटेड नेशंस की बनाई पीस के लिए, तो मनी के लिए, ताकि डिप्रेशन वाला जो सिनेरियो है कहीं पे ना आ सके। तो लेंडिंग जो है एट द इंटरनेशनल लेवल अलॉन्ग विद सर्टन गाइडलाइंस जो कि स्ट्रिक्ट है उनको फॉलो करवाने के लिए IMF यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में भी IMF जो है उन्होंने लोन्स दिए थे 1990s में इंडिया को, जब 1991 के अंदर हमारा जो इकोनॉमी है उसने LPG को अपनाया था, तो IMF से पैसा जरूर आया था, बट IMF ने बोला था आपको LPG शुरू करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको IMF लोन देता है तो इन एसोसिएशन टू दैट आपको एक चीज बोलता है कि जो आपको डेफिनेटली करनी ही करनी है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो पाकिस्तान को भी IMF ने लोन दिया है, बट उन्होंने यही चीज यहाँ पर बोली है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जिससे जॉब क्रिएशन हो सके, इसी वजह से आप पैसा ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। देन राजस्थान गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्सेस यमुना वाटर्स ड्यूरिंग मानसून। तो अब यमुना का पानी जो है वो मानसून के टाइम पे ऐसे ओवर फ्लडिंग में निकल जाता है। इससे क्या, और आसपास वाले रीजन के अंदर फ्लड्स तो आते ही आते हैं, आसपास का जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे फ्लडिंग वाला सिचुएशन हो जाता है एंड ओवरफ्लो होता रहता है वो पानी। तो अब उसी पानी को अगर रीडायरेक्ट करने के बाद एक ऐसा चैनल बना दिया जा सके जिससे वो पानी अब राजस्थान तक पहुंच सकता है अगर मानसून के सीजन में, तो वहाँ पे जो पानी की कमी है उसको भी पूरा करेगा। एंड जो फ्लडिंग से वाटर वेस्ट होता है ना आसपास वाले रीजन के अंदर, आप देखोगे कि फ्लड्स की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसी की वजह से रोका जा सकता है ना, उसे रोका जाता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये तीनों का एक पैक्ट है। ठीक है, पैक्ट क्या है, एक ऑलरेडी एक सेटल्ड एग्रीमेंट है, दैट इज द 1994 यमुना एग्रीमेंट, यमुना वाटर एग्रीमेंट। उसी के बेसिस पे अब हरियाणा के पास सेंस अगर आप देखोगे यमुना का मेजर जो एरिया है वो फॉल करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कहोगे कि सरकार जो है राजस्थान की, उन्होंने बोला कि अब 100% एक्सेस जो पानी का है ऑफ यमुना वो हरियाणा से राजस्थान को मिल सकता है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया है। एंड सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो नॉर्मली अभी इसी चीज के बेसिस पे एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करेंगे कि कंस्ट्रक्ट किया जा सके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो डाइवर्ट करेगा सम ऑफ द वाटर्स फ्लोइंग वेस्टफुली फ्रॉम द यमुना रिवर ड्यूरिंग द मॉनसून
season towards the state of Rajasthan. ठीक है, तो सिंपल सी ये बात, ये सिंपल सी न्यूज थी. देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. थोड़ा अलग मतलब वो है, ये क्वेश्चन है. ठीक है, पहला स्टेटमेंट अलग बात करता है, सेकंड स्टेटमेंट अलग बात करता है. तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है यमुना की ट्रिब्यूटरीज बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो जो it joins Yamuna in the Jalaun district of Uttar Pradesh. Second, a significant southern tributary flowing through Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. तो ये दो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा है. आपको आइडेंटिफाई करनी है दोनों ही ट्रिब्यूटरीज बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट्स. ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है ऑफ यमुना जो कि जलाउन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में यमुना को ज्वाइन करती है. दूसरी ऐसी कौन सी सदर्न ट्रिब्यूटरी है जो कि इतनी सिग्निफिकेंट है, जो कि मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश से फ्लो करती है. केन या बेतवा, बेतवा एंड हिंडन, केन एंड टॉन्स, टॉन्स एंड हिंडन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केन एंड बेतवा. यहां पर आपको दिख रहा होगा केन एंड बेतवा. ठीक है, बेतवा ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, इतना उसका बेसन है. ओरिजिनेट्स इन द एलिवेशन भोपाल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. डिस्टेंस को ट्रैवल करते हुए यमुना जो है हमीरपुर एलिवेशन के साथ साथ यहाँ पर मिल जाती है. एमपी वाले रीजन वाला आपका ये करेक्ट आंसर बनता है. केन जो है इंटरस्टेट रिवर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से फॉल करती है. ठीक है, फॉलो करती है, ज्वाइन करती है यमुना को फाइनली. सो इसके बाद अगर हम देखें तो यूनियन लॉ मिनिस्टर डिफेंड साइमल्टेनियस पोल्स प्रपोज्ड. तो अब इसमें क्या आइडिया है, कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पर कि साइमल्टेनियसली पूरे इंडिया के अंदर जितने भी पोल्स हैं अकॉर्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू के जो आपके जो जनरल इलेक्शंस होते हैं जो कि लोकसभा के लिए होते हैं, प्लस जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उनको साइमल्टेनियसली यहाँ पर कंडक्ट कराने की बात की जा रही थी. बट यहाँ पर मुद्दा प्रीवियसली ये एग्जिस्ट कर रहा था कि जनरल असेंबली के फॉर एग्जांपल बात करें, जनरल असेंबली में जैसे हम लोकसभा के इलेक्शंस के यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल इलेक्शंस के यहाँ पर बात करते हैं. तो अब कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इलेक्शंस 2026 के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर घोषित कर देते हो, तो अब लोकसभा का जो टेन्योर बचता है, सपोज 1 या 2 साल का टेन्योर बचता है यहाँ पर, है ना, तो अब वो 2 साल जो है वो तो वेस्ट हो गए फॉर द करंट गवर्नमेंट. एंड सिमिलर तरीके से ऐसा हो सकता है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका टेन्योर आपको या तो 1 साल बढ़ाना भी पड़ सके या 1 साल कम भी करना पड़े, या सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से मैं आपको बता रही हूँ. तो साइमल्टेनियसली जो पोल्स कंडक्ट कराना, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब जो टेन्योर है वो तो 5 साल का ही स्पेसिफिकली बताया गया ना. तो हम क्या उस टेन्योर को कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर यूनियन लॉ मिनिस्ट्री का एक रिस्पॉन्स आया है. उन्होंने यहाँ पर चीज़ों को नोट डाउन करते हुए बोली है, सर्टन एस्पेक्ट्स को यहाँ पर स्पेसिफाई किया है. सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोला कि आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 172 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्सप्लिसिटली यही चीज़ को प्रोवाइड करता है कि जो लोकसभा की टर्म है एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो टर्म है वो 5 साल की है. बट उसके अलावा भी एक स्पेसिफिक चीज यहां पर लिखी गई है, दैट इज अनलेस सूनर डिसॉल्व. तो अनलेस सूनर डिसॉल्व का स्पेसिफिक मतलब यही नहीं होता है कि जब मोशन पास करके सरकार गिर जाती है. इट गिव्स यू अ स्कोप कि अगर आपको पहले टेन्योर को कम करना है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप इन द यू कैन से कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ये चीज कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिकली पॉसिबल. तो अनलेस सूनर डिसॉल्व मतलब कि 5 साल का टर्म जरूरी नहीं है, तो उससे पहले या उससे ज्यादा एक्सटेंड भी किया जा सकता है इस टेन्योर को. ठीक है, कि उन्होंने यही बोला कि स्पेसिफिकली जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली थी उस टाइम पे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हैम्पर नहीं करना चाहिए. ठीक है, कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को हैम्पर करता है ऐसा कुछ डिसीजन, तो हम जो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस पॉसिबल नहीं करा पाएंगे. ठीक है, बट अगर ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो उसके पीछे क्या आप रीजन हमें स्पेसिफाई करके दीजिए. तो उसके लिए कमिटी जो है इसको बिठाया गया था. कमिटी को ही रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने चीजों को बताया कि अनलेस सूनर डिसॉल्व का ऑप्शन हमारे पास यही है कि डेलिबरेटली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने अंडर ये दिमाग लगाते हुए ये चीज बोली थी कि अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस जो टेन्योर है से बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है. तो ये कोई परमानेंटली ये कोई राइट या स्पेसिफिकली स्टैट्यूट नहीं है जो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि 5 साल होंगे ही होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्शन जो है या जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट उसका जो टेन्योर है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है. कि द 5-year टेन्योर इज नीदर सैक्रोसैंक्ट नॉर अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. इसके अलावा उन्होंने ये बोला, इट पॉइंटेड आउट कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो अब इमरजेंसी का टाइम 1975 के अंदर चल रहा था. तो जो 19 मंथ की इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे लगाई थी, जो अब टेन्योर है ऑफ द लेजिस्लेचर्स उसको 6 साल के लिए कर दिया गया था एज पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट.
जिसको वापस से 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने 5 साल कर दिया था। तो उन्होंने यही बोला कि यहाँ पर अभी कोई डेफिनेटली ये तो चीज़ नहीं बोली गई ना कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल होगी, अगर 5 से 6 साल की जा सकती है तो 5 से उसको 2 या 3 4 साल तक भी लेकर आया जा सकता है, जस्ट कि आपको जो साइमल्टेनियसली पोल्स को कंडक्ट कराना है। तो दैट मीन्स कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट यहाँ पर नहीं है, टेन्योर स्पेसिफिकली बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। तो उन्होंने बोला कि एक टाइम के लिए जस्ट बिकॉज इट इज द नीड कि हम साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराना चाहते हैं ताकि उससे फॉर द लार्जर गुड पैसा टाइम सब कुछ जो रिसोर्सेज है उसको बचाया जा सके, और एक सिंपल तरीके से जैसे नॉर्मली अब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं बाकी प्रोसेस तो सब सेम ही रहेंगे, कि अगर ये वन टाइम कर्टेलमेंट की भी जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और वो बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट केशवानंदा भारती जजमेंट के बेसिस पर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की। तो उन्होंने बोला कि बिल्स जो कि अब मिनिस्ट्री बनाती है या फिर जो अब सरकार बनाती है, दे डू नॉट इरोड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और फेडरलिज्म। ठीक है, तो ना ये फेडरल स्ट्रक्चर को यहाँ पर हैम्पर कर रहा है। अब स्टेट के इलेक्शन और सेंट्रल के इलेक्शन तो अलग अलग ही होंगे ना, वोट तो आप अलग अलग ही डालोगे यहाँ पर, ठीक है, बट उसको साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ना ये फेडरलिज्म को खराब कर रहा है, ना ये सेपरेशन ऑफ पावर को हैम्पर कर रहा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट जो केशवानंदा भारती केस के अंदर बताया गया था उसको तो किसी तरीके से हैम्पर नहीं कर रहा। ऑन द अदर हैंड उन्होंने ये चीज को भी बोला कि बेसिक जो स्ट्रक्चर प्रिंसिपल है वो इंक्लूड क्या करता है, certain fundamental features constitution के, जिसमें separation of powers between organs of the state namely legislature, executive and judiciary are a part of the basic structure of the constitution and cannot be amended, कि इनके अंदर तो कोई चेंजेस लेके आने की बात ही नहीं की जा रही है। और मिड टर्म इलेक्शंस जो है वो भी तो लिमिट नहीं करते ना प्लेनरी पावर ऑफ द इलेक्टोरेट टू री इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। इन एनी केस कोई भी ऐसा मिड टर्म इलेक्शन करने पड़ जाते हैं तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो कि किसी भी तरह की जो पावर है वो री इलेक्शन की वो रोकी तो नहीं ना जाती, इलेक्शन तो तब भी कंडक्ट कराया जा सकता है। तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को रोकने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 326 जो कि आपको राइट टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शंस देता है, वो आर्टिकल 326 में है, वो आपको फंडामेंटल राइट तो किसी भी एंगल से नहीं है, ठीक है, वो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यहाँ पे राइट टू वोट दिया गया है, बट बेसिकली अगर आप देखो फंडामेंटल राइट तो नहीं है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट भी नहीं हो रही है किसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जो कमीशन है ऑलरेडी इंजॉय करता है ऑटोनॉमी, इलेक्शन कमीशन की यहाँ पे बात की गई तो उनको क्वेश्चन यही पूछा गया था जो लॉ मिनिस्ट्री है कि इस तरीके से तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास न्यूमरस पावर्स आ जाती हैं। तो उन्होंने यही चीज़ पर रिप्लाई किया कि अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शन कमीशन है ऑलरेडी उनके पास ऑटोनॉमी है, बहुत ज़्यादा पावर उनको ऑलरेडी मिली हुई है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली दिया हुआ है, बस उसको प्रॉपर तरीके से चैनल कैसे किया जाना है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। एंड जो अथॉरिटी है टू शेड्यूल इलेक्शंस अंडर सेक्शंस 14 एंड 15 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इंडिया एक्ट 1951 उसके बेसिस पे उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावर है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोल्स को कम करने के लिए एंड एसोसिएटेड एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ अभी बोली है, तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था। तो अब अगेन क्वेश्चन जो है वो भी रिलेटिवली सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव्ड आर्टिकल 20 एंड 21 फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। केशवानंदा भारती केस, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, एंड डी इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो केशवानंदा भारती केस हमें जनरली ये चीज़ के बारे में पता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे ये जो आपके एक स्पेसिफिक चीज़ को पास किया गया था इस अमेंडमेंट के तौर पे कि जितने भी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी सस्पेंडेड रहेंगे, ठीक है। एंड इस चीज़ को अपहेल्ड करने के लिए जुडिशरी ने एक डिसीजन भी दिया था, दैट वाज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, जिसको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस केस। तो इसी हैबियस कॉर्पस केस के बेसिस पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आगे आती है। उन्होंने बोला कि ठीक है कि कुछ जो राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स है वो इमरजेंसी के टाइम पे कर्ब करने ज़रूरी भी हैं, बट आर्टिकल 20 जो कि आपका अरेस्ट की यहाँ पर बात करता है एंड आर्टिकल 21 की जो राइट टू लाइफ की आपकी बात करता है, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो किसी भी तरीके से कर्ब नहीं किए जा सकते। तो ये एक्सेप्शन जो है फॉर आर्टिकल 20 एंड 21 स्पेसिफिकली हमारी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बनाई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देन इंडिया एंड इंडोनेशिया मेक प्रोग्रेस ऑन ब्रह्मोस डील एट डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग। पर दोनों जो आप कह सकते हो डिफेंस मिनिस्टर्स की जो डील है वो ब्रह्मोस को लेकर वो हो चुकी है, सक्सेसफुली हुई, ठीक है। तो अब उनके बेसिस पे अब ये जो पार्टिसिपेशन है 352 पर्सोनल जो है वो इंडोनेशियन आर्मी के फोर्सेस के एक परेड में भी इंडिया
आए थे, उन्होंने परेड में हिस्सा भी लिया। तो अब दोनों की साइड का एक सिंबल ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन की तरह वो नजर आया। इंडियन इंडोनेशिया फॉर द फर्दर टाइम अगर आप देखोगे तो फ्री, ओपन, स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक जो है ट्रेड की बात करते हैं, जो कि अब इंटरनेशनल लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ ईच अदर एंड अदर नेशंस आल्सो के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है एशियन आउटलुक की ऑन द इंडो पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, तो उन्होंने ये बोला उसी की बेसिस पे कोलैबोरेशन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमें आगे करनी चाहिए, जैसे कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जहां पे इंडिया करंटली अभी चेयर भी कर रहा है। तो उन्होंने इसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बोला कि अब हमें क्या करना चाहिए कि जो हम साउथ पैसिफिक या पैसिफिक रीजन की डेवलपमेंट की ऑल टुगेदर बात करते हैं, एशिया पैसिफिक नेशन की बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनको आगे लेकर आना चाहिए एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे उनको डिस्कस करना चाहिए, ताकि अब हम पीस एंड कोऑपरेशन कोलैबोरेशन सबको यहाँ पर जस्टिफाई कर सके और उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे सके एंड एनहांस कर सके कोऑपरेशन किसमें, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में, साइबर रेजिलियंस में एंड जॉइंट ऑपरेशनल रेडीनेस में। तो अब इंडिया ने प्रपोज भी किया था कि एक जॉइंट डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन कमिटी को बनाया जा सके। उसके बेसिस पे इंडोनेशिया ने हाँ भी कर दिया, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू दैट एंड इसका मेजर काम क्या होगा, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज की जाएगी। तब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IORA। IORA की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन of 23 member states. Second, it was constituted in the year of 1997. Which of the statements above are correct? The correct answer is option number C. दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। IORA जो है अब ऑर्गेनाइजेशन है 23 मेंबर स्टेट्स की, 11 डायलॉग पार्टनर्स की, जो कि प्रमोट करना चाहते हैं क्या, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियन ओशन रीजन के आसपास। इसको 1997 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था कि अब सस्टेन्ड तरीके से ग्रोथ को अचीव किया जा सके, जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस्ड हो, कोऑपरेशन से अचीव किया जा सके, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड फैसिलिटेशन, फिशरीज मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किस तरीके से अब की जा सकती है। देन अब सेक्रेटेरिएट जो है एबीन मॉरिशस के अंदर स्थापित है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि अब क्या फ्रांस मेंबर है IORA का या नहीं। ठीक है या नहीं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना। देन अब नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले न्यूज डिस्कस करते हैं कि RBI ट्रेड रिलीफ स्टेप्स टू पार्टली ईज लिक्विडिटी प्रेशर ऑन MECs। ठीक है, अब MECs क्या है, इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स, मिड एंड इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स। तो अब क्या है यहाँ पर, हमने पहले भी न्यूज को ये डिस्कस किया हुआ है कि RBI ने क्या कहा था कि सिंस टैरिफ्स जो है वो USA ने लगाए हैं, तो देयर आर सर्टेन इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एज वेल कि जिनको यहाँ पर बहुत सारे लॉसेस को फेस करना पड़ रहा है। तो RBI ने क्या किया था इन दैट सिचुएशन कि वो चाह रहे थे कि हम आपको फंडिंग प्रोवाइड कर सके, बट विद स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू व्हाट RBI हैज टू से। ठीक है, तो वही चीज के बेसिस पे अब जो रिपोर्ट है दैट इज IND-RA, उन्होंने यहाँ पर यही चीज को स्पेसिफिकली बोला है कि जो आप ये हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो ये लिक्विडिटी प्रेशर को थोड़ा बहुत पार्टली ईज आउट करेगा, बट नॉट एग्जैक्टली ईज आउट कर सकता है। ठीक है, कि एक्चुअली में जो फंड की रिक्वायरमेंट है कि प्रॉपर तरीके से काम करा जा सके, चाहे आप इंजेक्शन भी कर दो। ठीक है, इंजेक्शन का क्या मतलब है, अगर RBI पैसा दे भी देता है टू दोज इमर्जिंग कंपनीज या मिड कंपनीज, तो उसके बाद भी अगर आप देखोगे रिक्वायरमेंट कितनी है, 750 करोड़ की है। एंड मैक्सिमम पैसा जो अगर RBI दे भी देता है उसके बाद भी ट्रेड थोड़ा बहुत फैसिलिटेट हो भी जाता है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द डेटा 420 करोड़ रुपीज जो है वो ले सकते हैं, लिए जा सकते हैं, रेज किए जा सकते हैं। बट इन दोनों के बीच का जो गैप है अभी भी बहुत बड़ा है, तो इस गैप को टेम्पररीली फिल किया जा सकता है थ्रू मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स, या अब प्रमोटर अगर कोई पैसा दे देता है या जो फंड्स है आप कहीं और से उठा लेते हो, तो वो एक टेम्पररी तरह का रिलीफ होगा जो RBI यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, बट इट विल स्टिल बी अ बिट हेल्पफुल फॉर देम। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने ये बोला कि जो अब रिलीफ है सिग्निफिकेंटली ऑफसेट करता है वल्नरेबल एक्सपोर्ट एबिडिटा। ठीक है, विद द रोबस्ट लिक्विडिटी प्रोफाइल्स द स्कीम में नॉट बी रेलिवेंट विद IND-RA's MEC पोर्टफोलियो। तो अमंग दैट IND-RA जो कि रेटेड MEC सेक्टर्स हैं, जिसमें टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्वेलरी, जेम्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। तो जिस चीज़ों पे सरकार क्या इवन के RBI खुद से यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा था, जो कि अब IND-RA's का
एमईसी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसके पोर्टफोलियो को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, तो ऑल टुगेदर थोड़ा बहुत रिलीफ इनको देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये हेल्पफुल नहीं रहने वाला। एंड ये सब्सटैंशियल एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को क्योंकि एक तरह से एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ हिंड्रेंस बन रही हैं, क्योंकि ये जितने भी सेक्टर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं इनके लिए बिगेस्ट मार्केट वॉज यूएसए, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव ढूंढने में अभी टाइम लगेगा, जब तक ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे तो मेजरली देर इज अ चांस की पॉसिबिलिटी निकल जाए। तो उस पर आरबीआई का वैसे रिस्पॉन्स भी यही आया था कि हमने 2027 तक यहाँ पर बैक करने की तो दोज कंपनीज यहाँ पर ट्राई की है, एंड 2027 तक उनको ऑल्टरनेटिव ढूंढने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब ये बेसिकली क्यों है, क्योंकि यूएस से उनकी मेजर यहाँ पर मार्केट थी जो कि अब हैम्पर हुई है, तो दूसरे नेशंस की तरफ ढूंढते ढूंढते टाइज बनाते बनाते मार्केट को ढूंढते हुए 2027 तक का टाइम तो लग जाएगा। बट ये एक तरह से क्या है कि अब एक्सपोज किया गया है यूएसए के द्वारा टैरिफ्स को, ठीक है, इंडिया के ऊपर, तो अब उसी के बेसिस पे आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारे जो ट्रेड पे नजर आता हुआ दिख रहा है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरबीआई। पहली स्टेटमेंट है कि आरबीआई वाज ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड। सेकेंड, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता बट वाज परमानेंटली मूव्ड टू दिल्ली इन 1937। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर 1 ओनली, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 के बेसिस पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 1 1935 को। प्रोविजंस क्या थी? आरबीआई एक्ट 1934 की, ठीक है। अब इट वाज ओरिजिनली या एस्टैब्लिश इनिशियली इन कोलकाता बट परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937, ठीक है। 1937 में से मुंबई मूव किया गया था, ना कि दिल्ली में। तो सेंट्रल ऑफिस ऑफ द गवर्नर जहां पर बैठते हैं वो उनकी आरबीआई का मेजर ऑफिस जो है उनको माना जाता है। ओरिजिनली इसको प्राइवेटली ओन किया गया था, बट आरबीआई की नेशनलाइजेशन की गई थी 1949 के अंदर। उसके बाद अगर आप देखोगे कि आरबीआई जो है फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाता है इन द ईयर ऑफ 1949। तो उसके बाद अगर आप देखोगे जो आरबीआई है वो अब बैंकर्स बैंक बन चुका है। तो अब उसका प्रियम्बल आपको यहाँ पर दिया गया है, कुछ पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं है। देन सेंट्रल बोर्ड का अब बेसिकली एक जो आरबीआई है गवर्न किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, जो बोर्ड है अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कीपिंग इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इन माइंड। उसी के बेसिस पे जो अपॉइंटमेंट है यहाँ पर की जाती है। अपॉइंटमेंट या फिर नॉमिनेशन 4 साल की होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल डायरेक्टर्स आते हैं फुल टाइम, जिसमें गवर्नर नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में नॉमिनेशंस बाय द गवर्नमेंट, जिसमें 10 डायरेक्टर्स होते हैं वेरियस फील्ड्स एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडेड होते हैं। अदर्स में 4 ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं, 1 ईच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड्स, ठीक है। फंक्शंस क्या है? जनरल सुपरिटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ द बैंक्स अफेयर्स। तो ये आपको सिंपल सी चीजें देखनी पड़ेंगी, अगर नहीं पता थी तो अब इसको रिवाइज या एक बार दोबारा पढ़ लेना। देन सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू रेगुलेट कंटेंट ऑन इंटरनेट। तो अब यहाँ पर ना क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना यही चीज पूछी गई है या बताई गई है। उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत सारी चीजें या जो कंटेंट है ना इंटरनेट के ऊपर वो सीमलेसली चलता ही रहता है, ठीक है। कि कोई भी ऐसी मेजर हैपनिंग हो गई या कोई भी ऐसा मेजर इवेंट हो जाता है, उसके ऊपर फटाफट से कोई ना कोई कंटेंट जो है वो इंटरनेट के ऊपर पोस्ट कर देता है, ठीक है। बट वही कंटेंट कितना ऑथेंटिक है, कितना ऑथेंटिक नहीं है, एंड वो जब मिलियंस ऑफ व्यूज या मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज जितने वो ले सकता है वो अगर ले लेता है, तो जिसने वो वीडियो पोस्ट किया है वो तो पैसा कमा रहा है, बट वही व्यक्ति जो कि इस कंटेंट की क्रिएशन कर रहा है वो इस चीज को ध्यान में हर बार नहीं रखता कि मुद्दे की सेंसिटिविटी क्या है। कि इसी वजह से अगर आप देखो कि मेजर बहुत सारे ऐसे एडल्ट कंटेंट में के चपेट में, या एडल्ट कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा छोटे बच्चे भी कंज्यूम करने लग गए हैं, ठीक है। या वो जो एडल्ट कंटेंट है वो अगर आपको 10 सेकंड के लिए भी नजर आता है तो वो आपके माइंड को यहाँ पर चेंज करने के लिए काफी हद तक आप कह सकते हो एक ड्राइवर रह सकता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो मुद्दे की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए ये चीज को भी कोई ध्यान में नहीं रखता कि कई बार सपोज कीजिए कि कोई भी ऐसा मेजर केस है जो कि विमेन हरासमेंट के साथ डील करता है, वहां पर अभी लड़की का नाम जनरली स्टेट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर अब कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो कि ऑनलाइन काम कर रहा है, ठीक है, सपोज हम यूट्यूब की बात करते हैं तो वहां पर जनरली नाम बता दिया जाता है, इन डेप्थ स्टोरी जस्ट टू गेन व्यूज एंड एवरीथिंग, है ना। तो वो चीज को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। तो इससे यहाँ पे जो पब्लिक सेंटिमेंट है या इवन की जो व्यक्ति है एसोसिएटेड जिनके साथ वो अब क्राइम हुआ है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, एंड एज अ सोसाइटी एज अ होल उनके ऊपर इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो उन्होंने बोला इस चीज को कर्ब किया जाना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात कि कोई भी अगर एडल्ट कंटेंट को कर रहा है कंज्यूम, तो उसके अंदर क्या क्या ना हम ऐसी कोई चीज को इंट्रोड्यूस कर सके कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको अपनी एज को वेरीफाई करना है तो सिर्फ एक छोटा सा डिस्क्लेमर येस नो का ऑप्शन जो है वो मैटर नहीं करता है। उन्होंने बोला कि आपको इन डिटेल क्या करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि आइडिया दिया उन्होंने कि आधार को या आधार नंबर को फिल करना इन दैट सिचुएशन मैंडेटरी कर दो,
जस्ट टू वेरीफाई योर एज। ठीक है, तो मल्टीपल ऐसे जो प्रोग्राम्स है या मल्टीपल ऐसे इनिशिएटिव्स हैं उनके थ्रू अब लॉन्च किया जा सकता है चीज़ों का, है ना, कि ताकि जो लोग हैं वो स्कैम भी ना हो, जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट भी ना हो, या इवन की जो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। उन्होंने बोला कि ऐसी कोई चीज़ अगर कंटेंट डल भी जाता है सोशल मीडिया के ऊपर तो मिनिमम से मिनिमम 24 घंटे 24 आवर्स लगते हैं उसको ढूंढ के उसे हटाने के लिए, एंड टिल द टाइम ऑलरेडी ये मिलियंस एंड करोड्स ऑफ पीपल्स के आसपास पहुंच जाता है ये डाटा। ठीक है, तो अब उसको हटाने का कोई मतलब भी नहीं है, जिसकी बेइज्जती होनी है, जिसकी इज्जत उछलनी है वो तो उछली जाती है, मतलब डैमेज ऑलरेडी हो जाता है। एंड फाइनली उसके बाद जो विक्टिम है, जो ऑलरेडी एक्चुअली में विक्टिम भी होता है, प्लस सोशल मीडिया ने उसको विक्टिमाइज और ज्यादा कर दिया होता है। ठीक है, तो वो तो यहाँ पर जब रिलीफ लेने सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो देन दे से कि हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है ना करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी डैमेज जो ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्यों ना प्रीएम्प्टिव जो स्टेप्स हैं वो ले सकें। ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव स्टेप्स में उन्होंने बोला कि जो सरकार है वो अब ना प्राइवेट कंपनीज के ऊपर पूरा से डिपेंडेंट रह सके कि कर्ब करे ऐसी चीज़ों को, ना सरकार खुद से ऐसा काम कर सके, कि एक फ्री विल जरूर इंटरनेट को सर्व करने की होनी चाहिए बट विथ अ बिट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कि नॉट आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टोटली कंट्रोल करना शुरू कर दो या किसी प्राइवेट कंपनी को टोटली कंट्रोल दे दो, दैट विल ऑल्सो नॉट बी द राइट ऑप्शन टू डू। क्या थोड़ा बहुत यहाँ पर कंट्रोल सरकार रखे, थोड़ा बहुत कंट्रोल यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी रखा जा सके, प्राइवेट कंपनीज के थ्रू भी रखा जा सके। तो अब क्या हो सकता है, उन्होंने जो टर्म है उन्होंने बोला कि इफेक्टिव सेंसरशिप जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। तो जो ऑपोजिट पार्टी में जैसे जो कपिल सिब्बल है उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि ये तो प्री सेंसरशिप हो गई। उन्होंने बोला कि प्री सेंसरशिप नहीं है ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कि दिस इज इफेक्टिव सेंसरशिप जिसकी रिक्वायरमेंट है, ताकि जो क्राइम है या इवन की जो सोसाइटी एज अ होल है उसके ऊपर इंडिया के अंदर एटलीस्ट इम्पैक्ट कम से कम हो सके, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो विक्टिम है उसको और ज़्यादा यहाँ पर परेशान या बदनाम ना किया जा सके, एंड ऐसी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर बाहर आती है तो उसको जल्दी से जल्दी कर्ब किया जा सके। ठीक है, तो ये सिंपल सी न्यूज़ थी आपकी। देन असम कैबिनेट अप्रूव्स पैनल रिपोर्ट टू ग्रांट एसटी स्टेटस टू 6 कम्युनिटीज। कौन सी ऐसी 6 कम्युनिटीज हैं? दैट इज चुटिया, देन कोच रांगबोशी, देन मटक, मोरान, ताई अहोम एंड टी ट्राइब्स। ठीक है, तो अब जो वहाँ पे लोकल ऑलरेडी एसटीज हैं दे आर नॉट हैप्पी विद इट, तो उन्होंने प्रोटेस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किए हैं। उनका बेसिकली कहना यही है कि जो उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अंदर अगर और ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो जो अब नंबर ऑफ पीपल जिनको वेलफेयर स्कीम्स का एक्सेस दिया जाना है वो डाइल्यूट हो जाएंगे। सपोज पहले 100 लोग थे जिनको वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट मिलता था, उसके अंदर अगर 6 यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं उनको घोषित कर दिया जाता तो वो 100 से हो सकता है 500-600 लोग हो जाए। तो जो बेनिफिट्स उनको पहले प्रोवाइड किए जाते थे उसको डाइल्यूट किया जा सकता है, जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी डाइल्यूट हो जाएंगी। तो दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, बट कोई ऐसा मेजर यहाँ पर अभी इवेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एंड फाइनली जो असम की कैबिनेट है फाइनली अब अप्रूवल तो मिल गई है, तो अब वो असेंबली के अंदर फाइनली इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। असेंबली के बाद अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर आप देखोगे या टू बी जो अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो हम बात कर रहे हैं उन तक ये बाद में पहुंचेगा। देन साइक्लोन दितवा टू ब्रिंग इंटेंस रेनफॉल टिल वीकेंड इन तमिलनाडु। ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, दितवा जो वर्ड है वो यमन की तरफ से आया है, यमन ने ये नाम दिया है। दितवा का मतलब होता है लगून। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो 570 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पुडुचेरी एंड 670 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ चेन्नई के आसपास ये भी कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। एंड जब ये लैंडफॉल करेगा बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के आसपास अगर देखेंगे तो कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड साउथ आंध्र प्रदेश के अंदर हैवी जो वार्निंग है ऑफ रेनफॉल वो हो सकती है ड्यू टू लैंडफॉल। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए बस साइक्लोन दितवा क्या है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना आपको। देन पीएम मोदी इनॉग्रेट स्काई रूट्स फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट। तो ये स्पेस सेक्टर के अंदर उन्होंने बोला ये चीज़ कि 5-6 साल से अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली जेनजी जनरेशन जो है वो बहुत मेहनत करके काम आगे कर रही है। प्राइवेटाइजेशन की कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पहला ऐसा जो अब ऑर्बिटल मॉडल है, आप रॉकेट है फॉर एग्जाम्पल, उसको अगर इनॉग्रेट किया गया है तो अब उसके लिए अब बधाई दी जानी चाहिए ऐसे यंग लोगों को जो कि इतने ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। एंड नाम क्या है इसका? विक्रम-1। ठीक है, स्पेस टेकअप जो स्टार्टअप है ये। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 इसका नाम है, जो कि अब लॉन्च कर सकता है सैटेलाइट्स को टूवर्ड्स ऑर्बिट्स। एंड उन्होंने यही बोला कि मोर देन 300 स्पेस स्टार्टअप्स हैं, वो उनको नए होप्स दिए जा रहे हैं इंडियन स्पेस फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट बनाने के। ये सिंपल सी न्यूज़ थी। देन असम बिल टू बैन पॉलीगमी क्लियर्ड, सीएम प्रॉमिसेस टू ब्रिंग यूसीसी नेक्स्ट। ठीक है, तो पॉलीगमी क्या है? जब एक हस्बैंड मल्टीपल वाइफ्स रख सकता है ना। तो उन्होंने बोला कि पॉलीगमी हम बैन तो कर देंगे। ठीक है, कर चुके हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे टेबल हो चुका है बिल। एंड स्पेसिफिकली उन्होंने ये चीज़ को भी यहाँ पर बोला कि आप ये मत समझो कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं, कि इस्लाम के को कर्ब करने के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं।
तो स्ट्रेट अवे उन्होंने ये चीज़ बोली कि प्रॉफिट मोहम्मद ने स्पेसिफिकली ये चीज़ बोली थी कि पर्सन कैन हैव और अ मैन कैन हैव एटलीस्ट 4 वाइफ्स, ठीक है, कि 4 से ज़्यादा एक्सेसिवली आपको वाइफ्स को नहीं रखना है, जो 4 वाइफ्स होंगी वो भी अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होंगी, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली उन्होंने ये चीज़ बोला कि लीगली भी अगर आप देखा जाए तो इस्लाम के अंदर भी फर्स्ट वाइफ की परमिशन के बगैर आप सेकंड शादी तो नहीं कर सकते हो। तो इन दिस सिचुएशन अगर हम पॉलीगमी को अगर हटा भी देते हैं तो अब इस्लाम भी एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए रोकता है ना, कि आपकी खुद की जो इच्छाएं हैं जो अब आपको नेगेटिव पाथ पे लेकर जाती है उसको रोकने की भी बात करता है। सो इट्स सिंपल वे में कि ये गलत नोशन जो फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू, कि प्लीज इसके ऊपर फोकस ना किया जा सके कि एक सिंगल वाइफ जो है दैट इज द सोल पर्पस ऑफ अ पर्सन लाइफ, कि अब कोई भी धर्म जो है वो स्पेसिफिकली वुमेन हरासमेंट की बात यहाँ पर नहीं करता है, ठीक है। तो जो भी गलत नोशंस फैलाए जा रहे हैं उनके वो अगेंस्ट है। तो उन्होंने बोला कि मल्टीपल चीजें, अब तो चलो पॉलीगमी तो बैन होने की बात हो रही है, अब यूसीसी को लेकर आया जा सकता है। एंड यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ठीक है। तो कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर है हमारा, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है वो, चलो हिंट दे देती हूँ, आर्टिकल 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है वो, आर्टिकल डबल डिजिट के अंदर है वो आर्टिकल, एंड वो फर्स्ट लेटर जो है उस आर्टिकल का 4 से शुरू होता है, ठीक है। तो यूसीसी किसके अंदर आता है तो उन्होंने बोला कि पॉलीगमी तो अब बंद कर दी जाएगी, एंड उसके लिए अब हम यूसीसी जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो पनिशमेंट है वो अप टू 10 years एंड हेवी फाइन्स फॉर इंडिविजुअल्स हु कंसील अ प्रीवियस मैरिज बिफोर द मैरिज टू अ सेकंड पर्सन अगर होता है, इन दैट सिचुएशन पॉलीगमी के केस में जो अब व्यक्ति है उसको 10 साल की सजा और हेवी फाइन्स लगाए जाएंगे। एंड कोई भी अब व्यक्ति अगर प्रपोज करता है, अब ऐसे सब केसेस में अगर शादी कर भी लेता है तो 2 साल से ज़्यादा वो जेल के अंदर काटेगा, एंड फाइन अप टू ₹1,00,000 फॉर दोज जो कि अब इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं अबाउट प्रीवियस मैरिज एंड कोई नई शादी यहाँ पर कर लेते हैं फ्रॉम द पुलिस ऑल्सो। तो उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा क्लरिक या काजी जो कि अब सोलमनाइज करते हैं ऐसी पॉलीगमी को प्रमोट करते हुए ऐसी कोई शादी, तो इन दैट सिचुएशन उनको भी 2 साल की सजा हो सकती है या 1 लाख तक का फाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। Then Supreme Court moved central law to make ridiculing of physically disabled as a penal offense। तो उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए ऐसे रूल्स को, ऐसे एक्ट्स को या रूल्स को इस्टेब्लिश करना जो कि अब एससीज एंड एसटीज के अगेंस्ट अगर एट्रोसिटीज होती हैं तो स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जाते हैं, है ना। तो फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति अगर कोई है, स्पेसिफिकली अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं फिर तो और भी ज्यादा गलत बात है ना, कि SC ST छोड़ो कि कोई भी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है अगर उसको कोई मजाक उड़ाता है, उसको रिडिक्यूलेट करता है या रिडिक्यूल करता है, या उसका आप कह सकते हो कि उसके बारे में गलत गलत बोलता है, तो उसके ऊपर भी जो सेम वे में इन द सेम कॉन्टेक्स्ट जैसे SC ST को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको रूल्स या लॉज को बनाया जाना चाहिए। एंड ये कॉन्टेक्स्ट क्या है कि समय रैना ने मे भी अपने कोई शो के अंदर जो कि यूट्यूब पे वो चला रहे होंगे, मेजरली जो ये कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, तो उसी शो के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे ही फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्तियों के अगेंस्ट कुछ बोल दिया होगा, इनसेंसिटिव बात कह दी होगी, एंड जिस बेसिस पे उनको लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है, कोई उनके ऊपर एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया। यही बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यू शुड बी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अब इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे आपको लास्ट वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं कि आगे से ये चीज़ अगर होती है तो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट या एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि ऐसे लॉज को, रूल्स को बनाया जाना चाहिए। देन FinMin, that is Finance Ministry, RBI, working on portal to help people with unclaimed assets। तो कई बार ऐसे बहुत सारे अनक्लेम्ड एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी सेविंग्स अकाउंट था, वो डॉर्मेंट हो गया, आपने यूज़ नहीं किया, बट उसके अंदर 1000, 2000, 3000 रुपये बचे हुए थे, या जैसे आपके कोई एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स में भी आपके जैसे नानी दादी वगैरह थे, उनका कोई अकाउंट था जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, बट लेटर ऑन आपको पता लगा एंड वो बंद हो गया था अकाउंट, है ना। तो वो पैसा जो RBI से निकलवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए स्पेसिफिकली अगर आपको क्या करना था, पहले RBI को चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, बहुत लंबा प्रोसेस होता था। तो उसी पोर्टल के थ्रू अब आप डायरेक्टली ग्रीवेंसेस को बता सकते हो, एंड विद द रिक्विजिट जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसको अपलोड करने के बाद आपको जो पैसा है वो वापस से मिल जाएगा, ठीक है। तो जो अनक्लेम्ड एसेट्स होंगे वो आपको वापस देने की बात यहाँ पर की जा रही है। पोर्टल अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड RBI उसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी से लॉन्च भी किया जाएगा। देन नेक्स्ट आपकी न्यूज क्या कहती है कि आर्मी चीफ अनवील्स रोड मैप टू बिल्ड फ्यूचर रेडी फोर्स। तो अब इसके अंदर मेजर 2-3 चीजें हैं, उसको मैं डिस्कस कर देती हूँ कि 3 उन्होंने चीजें बोली कि 3 फेजेस के अंदर हम डेवलपमेंट करेंगे आर्मी की। पहला जो फेज है वो 2032 तक चलेगा, ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा और ड्राइव करेगा एक्सेलरेटेड ट्रांसफॉर्मेशन को, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करने के लिए कि जो फोर्स का स्ट्रक्चर है उसको कैसे बेटर किया जा सके, ऑपरेशनल रेडीनेस को और बेटर कैसे किया जा सके।
सेकेंड फेज जो है वो 2037 तक लास्ट करेगा, जो कि अब कंसोलिडेट करने के लिए गेन्स जो कि अब ट्रांसफॉर्मेशनल डेकेड के टाइम पे अचीव किए हैं उसके ऊपर फोकस करेगा। देन थर्ड एंड फाइनल फेज 2047 तक है नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के थ्रू इक्विप्ड होना। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम फाइनली 2047 तक विकसित भारत का जो आइडिया देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम विकसित जो हमारी आर्मी है उसको भी उसके ऊपर भी फोकस करना चाहते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने ये अर्ज किया कि ईयर 2025 को डेजिग्नेट कर देना चाहिए एज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। एंड स्पेसिफिकली उन्होंने 4 ऐसे स्प्रिंग बोर्ड्स को बताया जो कि इंडिया की मिलिट्री एवोल्यूशन को बताते हैं, दर्शाते हैं। आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस और एम्पावरमेंट थ्रू स्वदेशी का रन से सशक्तिकरण। ठीक है, कि या तो स्वदेशी को अपनाकर या आत्मनिर्भरता। ठीक है, कि जो भी दोनों ही यहाँ पर इंडिया से या इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। दूसरी अनुसंधान या एक्सेलरेटेड इनोवेशंस। ठीक है, कि जो अब प्लेटफॉर्म्स है आइडेक्स एंड आदिति, ठीक है, उसके बेसिस पे अब एक शिफ्ट देखने को मिला है कि किस तरीके से अब एंटरप्राइजल लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, ऑटोनॉमस सिस्टम जो है वो हेल्प कर सकते हैं डिफेंस सिस्टम के अंदर। एंड तीसरा पिलर उन्होंने बोला कि अडेप्टेशन, दैट इज अनुकूलन, जो कि फोकस करता है रिफॉर्म करने के लिए लार्जर इकोसिस्टम्स को, मतलब इंटीग्रेट करना इकाई का। ठीक है, अब फोर्थ जो उन्होंने पिलर यही बताया कि इंटीग्रेशन या इकाईकरण। ठीक है, दैट इज स्ट्रेसेस ऑन द डीपर मिलिट्री सिविल फ्यूजन। ठीक है, कि इंटरऑपरेबिलिटी के साथ यहाँ पर काम करना। ये 4 ऐसे पिलर्स जो है वो आर्मी के हैं। Then center rejects IMF's notion that 50% tariffs will be indefinite। ठीक है, तो वही ईयरली असेसमेंट वाली बात जो हमने पहले डिस्कस की थी जिसमें सी ग्रेड इंडिया को दिया गया है, उसी की ही असेसमेंट के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज भी बोली गई है कि इंडिया के ऊपर जो यूएसए ने 50% टैरिफ्स लगाए हैं उसका इंपैक्ट इंडिया की अभी की इकोनॉमी के अंदर अगर आप देखोगे तो 0.4% देखने को ज्यादातर मिलेगा। एंड नेक्स्ट ईयर जो है ये 0.3% तक इम्पैक्ट डाल सकता है। एंड ये जो ओवरऑल अगर हम प्रेडिक्शन देखें तो वो इंडेफिनेटली एक्सीड करेगा। ठीक है, तो आईएमएफ ने रिजेक्ट किया है इस नोशन को कि 50% टैरिफ्स जो हैं आईएमएफ के द्वारा बताए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट किया है कि ऑल्दो हमारे पास अब ऑल्टरनेटिव ढूंढकर भी हम अपनी जो इकोनॉमी है, इनिशियली टैरिफ्स की वजह से हल्का सा हम हिले थे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत जो यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला था, बट वो माइल्ड इम्पैक्ट था। बट अगर आप लॉन्गर टर्म में देखोगे तो ये माइल्ड इम्पैक्ट हल्के हल्के से हट जाएगा क्योंकि हमने ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं। एंड सरकार जो है अपने आप में इतनी समर्थ थी के या सक्षम थी, आप कह सकते हो, कि जिन्होंने अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढकर उस चीज़ को बैलेंस आउट कर दिया है। तो यूएसए के टैरिफ सदा के लिए भी इंडिया के ऊपर नहीं रहने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर रहते भी हैं तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी खराब नहीं है कि हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढकर अपनी मार्केट जो है वहाँ पर एक्सपोर्ट ना कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने बोली। देन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है स्कीम टू प्रमोट रिसर्च इन टेक्सटाइल सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, रिसर्च के लिए, बेटर R&D के लिए। अब सरकार ने यही चीज़ बोली थी कि धीरे धीरे करके R&D के ऊपर पैसा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 3% ऑफ द GDP मेजरली। ठीक है, तो जो स्कीम है 305 करोड़ रुपए के लिए 305 करोड़ के बजट आउटले के साथ लॉन्च की गई है। एंड नाम क्या है इसका? टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप टेक्सराम स्कीम्स। ठीक है, बजट आउटले 305 करोड़ रुपए का। एंड क्या करने के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए रिसर्च, इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, 2025-26 से 2030-31 तक के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। बाकी अब इसको डिजाइन कैसे किया गया है कि एड्रेस करने के लिए उन क्रिटिकल गैप्स को, रिसर्च को या डाटा सिस्टम्स को, इनोवेशन सपोर्ट को, एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट को। तो ये मेजर सी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं कि ऑर्गेनाइज कीजिए इनक्यूबेटर्स को, एग्जीबिशंस को, एंड कैसे कैसे रिसर्च करके आप किस तरीके से और ज़्यादा प्रेजेंटेबल तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हो, या कैसे उसको सेल को बढ़ा सकते हो, उसकी इनोवेशन इकोसिस्टम को कैसे बेटर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है इसी स्कीम के अंडर होंगी। Then Japan will pay painful price if steps out of line over Taiwan। ठीक है, एंड अब क्या हो रहा है कि वापस से चीजें चल रही है। मैंने शायद आपको एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया था कि जापान जो है क्लोज अलाई है ऑफ अमेरिका, जहाँ पर जो नॉन नेटो मेंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, तो उसके अंदर भी मैंने आपको उस टाइम पे ये चीज़ बताई थी कि जो जापान है वो अब यूएसए की सपोर्ट दे रहा है फॉर ओवर ताइवान, कि जापान को आगे कर रहा है यूएसए ताइवान के मुद्दे में चाइना से लड़ने के लिए, बट एक्चुअली इट इज़ यूएसए हु इज़ डूइंग इट। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही चीज़ जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल ने स्पेसिफाई की है, जिसको यूएसए एंड जापान दोनों ने ही डिनाई किया है। तो अब मेजर मुद्दा क्या है कि ताइवान का मुद्दा बार बार उठता हुआ आ रहा है। ठीक है, एंड ताइवान के जस्ट बिल्कुल पास अगर आप देखोगे रीजन, दैट इज योनागुनी आइलैंड, सॉरी, ठीक है, योनागुनी आइलैंड के आसपास अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जापान की तरफ से तैनात करने की बात की जा रही है। ऐसी खबर जो है वो चाइना तक पहुंच चुकी है। तो उसके ही रिस्पॉन्स में उन्होंने ये चीज़ बोली है चाइना ने कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जापान शुड स्टे आउट ऑफ इट,
कि चाइना का ही एक काउंटर पार्ट क्या है, मतलब कि चाइना का ही हिस्सा हुआ करता था ताइवान। इट इज जस्ट बिकॉज कि जो सिविल वॉर चाइना के अंदर हुई उसके अंदर अगर आप देखोगे कि जो मेजोरिटी ऑफ ऑपोजिशन वो ताइवान भाग गए, ठीक है, उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन यहाँ पर घोषित कर दिया, बाकी जो जनता है वो यहाँ पर चाइना में एग्जिस्ट कर गई एंड ताइवान को इंडिपेंडेंट नेशन उन्होंने खुद से घोषित किया है। बट अगर आप देखोगे फ्रॉम द ईयर ऑफ 1895 से लेकर 1945 तक ताइवान को चाइना ने ही कंट्रोल में रखा है, ठीक है, चाइना का ही पार्ट वो ताइवान हुआ करता था, कि अभी इस टाइम पे इट इज जस्ट चाइनाज बिजनेस, ताइवान और जो चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इट इज सोनली देयर बिजनेस एंड जापान शुड नॉट इंटरफेयर इनटू दैट, ठीक है, कि आप बार बार यही चीजें बार बार बनाते जा रहे हो कि कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि अगर चाइना ताइवान को एनेक्स करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाता है या कुछ करेगा, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन है भी नहीं, ठीक है, कि अगर होगा भी तो भी जापान का इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस, ठीक है। तो अब उसी के बेसिस पे उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ किया तो चाइना जो है इतना सक्षम है कि वो अब आपको यहाँ पर खून के आंसू रुला सकता है, तो डोंट लेट अस या डोंट गिव अस दैट अपॉर्चुनिटी कि हमें वो चीज़ करनी पड़े, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूज सेज कि ये चीज़ जो है जापान की वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पर स्थापित करना, उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो जापान है उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ट्रम्प का कॉल आता है, उन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज़ बोली कि जापान को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखो कि ये सारी चीज़ें कि जापान जो है उनको ताइवान का और चाइना के मुद्दे को आपस में ही सॉर्ट आउट करने देना चाहिए, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो अब पब्लिकली ये चीज़ बोली गई कि यूएसए की तरफ से यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रेशर जापान के ऊपर डाला जा रहा है, जिस चीज़ को दोनों ही कंट्रीज ने सिरे से निकाल दिया, दोनों कंट्रीज कौन सी, यूएसए एंड जापान, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूज समझ आई होगी। देन इजराइल लॉन्चेस न्यू स्ट्राइक्स इन साउथ लेबनान ऑन सीजफायर एनिवर्सरी। सीजफायर एनिवर्सरी पिछले साल 2024 में 27 नवंबर को हुई थी, तो इस साल वापस से एक साल के बाद जस्ट बिकॉज हजबुल्ला वाले जितने भी रीजन्स हैं, जितने हजबुल्ला के हमारे पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है जो कि लेबनान के अंदर ज़्यादातर अभी मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि जिस वजह से इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक्स करता जा रहा था, तो पीस ट्रीटी जो है उसके अकॉर्डिंगली यही चीज़ बोली जा रही थी कि जो लेबनान है उनकी खुद की मिलिट्री या इवन कि इजराइल जो है इन दैट सिचुएशन अगर हजबुल्ला के कोई भी ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसके ऊपर वो फ्रीली अटैक कर सकता है, मतलब किसी भी तरह का अगर थ्रेट इजराइल की सॉवरेनिटी को इवन कि लेबनान के लिए भी लगता है तो इजराइल कैन टेक अ डिसीजन, ठीक है। तो उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग्स में अगर आप देखोगे कि दिस इज योर रिवर लितानी, ठीक है, लितानी आपकी रिवर है, ये सारी की सारी ऐसे जा रही है तो इस रीजन के ऊपर यहाँ पर बॉम्बिंग्स जो है वो की गई हैं क्यों, क्योंकि अब हजबुल्ला जो है यहाँ पे अपने मिलिट्री बेसिस को कैंप्स को डेवलप कर रहा था एंड टेररिज्म की फंडिंग यहाँ पे चल रही थी, तो इसी के किसी चीज़ को रोकने के लिए इजराइल ने ये जो अटैक्स है वो किए हैं लेबनान के अंदर, एंड लेबनान की गवर्नमेंट की तरफ से भी यही जो डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट किया गया है कि इजराइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही अटैक करने की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है, उन्होंने एक्शन यहाँ पर लिया है। देन आज की न्यूज़ का यहीं पर समापन होता है। तो यूपीएससी के लिए जो फाउंडेशन बैचेस है फॉर ऑप्शनल एज वेल एज फॉर जीएस फॉर 2026-2027 दे आर नाउ अवेलेबल। तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ बैच इंक्वायरी आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे विजिट भी कर सकते हैं या sleepy.classes@gmail.com पे हमें अपनी क्वेरी भी भेज सकते हैं, या बैच की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं, हमारी टीम आपको रीच आउट कर देगी। सेम ही नंबर, सेम ही ईमेल एंड सेम ही वेबसाइट के साथ आपका जो यूपीपीसीएस का 2026 का बैच है वो भी ऑन गोइंग है, एंड कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, एंड एडिशनली आपके पास जो अब कमेंट सेक्शन है वो तो एग्जिस्ट करता ही है। तो आई होप आपको आज की कोई न्यूज़ समझ में आ गई होगी, एंड कोई नई भी समझ में अगर आई है तो हमारे पास अब टेलीग्राम ग्रुप तो एग्जिस्ट करता ही है, आप अपने डाउट्स मुझसे रेडिली पूछ सकते हैं। फिर अब आपको कोई भी डाउट होता है नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज न्यूज़ ऑल्सो, कोई और न्यूज़ के बेसिस पे भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप तब वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।